anniversary of Independence Day celebrations as part of 75 weeks long celebrations by JSITI Hyderabad. Very welcome you all for this e-training cum interaction session. सभी स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों से अनुरोध है, प्लीज अपने जो माइक को म्यूट में हमेशा रखिए, डिस्टर्ब हो जाएगा प्रोग्राम। प्लीज आप माइक्रोफोन को म्यूट में रखिए। अभी मैं हमारा निदेशक महोदय श्री दिनेश कुमार दवाई सर से अनुरोध करूंगा, थोड़ा सा कुछ बात कहिए इस प्रोग्राम का दौरान। Thank you, Ramesh. Thank you, Ramesh. Good morning, friends. सभी स्टूडेंट्स जो इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, सभी आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं दिनेश भाई बोल रहा हूँ, डायरेक्टर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। नमस्कार सर। नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत की आजादी का 74वां साल चल रहा है और आगे आने वाले 15 अगस्त 2021 में 75 साल शुरू हो जाएगा। इसी उपलक्ष्य में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इसे आजादी का फैसला करते हुए दांडी साबरमती आश्रम से 12 मार्च को इसका शुभारंभ कर दिया है। तो आजादी के इस 75वें अमृत महोत्सव को हमारा डिपार्टमेंट भी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी 75 वीक सेलिब्रेट करेगा और ऑल ओवर इंडिया, पूरे देश में 75 वीक तक हमारा ये इंटरेक्शन प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते रहेगा। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोगों का ऑर्गेनाइजेशन जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज द सेकंड ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया और हम लोग भी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी 170 साल अभी ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, 170 साल पूरा कर चुका है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। हम लोग जनरली ये इंटरेक्शन प्रोग्राम कॉन्टैक्ट या फिर विजिट फील्ड वर्क के माध्यम से जनरली करते हैं, पर जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ड्यू टू दिस प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस arising out of COVID-19 इट इज नॉट पॉसिबल। पर आप सभी का हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। जब चाहे आप लोग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में हमारा विजिट कर सकते हैं और हम लोग फील्ड विजिट भी प्लान कर सकते हैं। जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल होता है तो हम लोग फील्ड वर्क के लिए भी प्लान करेंगे आप लोगों के साथ में। तो चलिए आज का ये प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं। सब लोगों को जी सर, यस सर, देख रहा है। विजिबल सर, ट्रेनिंग चल रहा है थोड़ा सा, ठीक। हाँ, तो पीपीटी क्लियर है, पीपीटी विजिबल है ना? तो लेट अस स्टार्ट। तो टुडे वी विल डिस्कस ऑन द एक्टिविटीज ऑफ जीएसआई विथ स्पेशल रेफरेंस टू जियोलॉजी एंड मिनरल रिसोर्सेज ऑफ छत्तीसगढ़। जैसा कि मैं अभी आप लोगों को बताया
जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 170 साल पुराना ये हुआ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जैसे कि मैं आपको बताया प्रोफेसर थॉमस ओल्डम ही इज नोन एज ए फाउंडर ऑफ इंडियन जियोलॉजी, क्योंकि यही जो है ही अराइव्ड इंडिया ऑन 4 मार्च 1851 और इसीलिए हम लोग 4 मार्च को जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करते हैं एवरी ईयर। 1851 में स्टैब्लिश होने के बाद में ये ऑलमोस्ट 100 इयर्स तक चलता रहा एंड 1947 में इंडिपेंडेंस के बाद 1951 में our first Indian director M.S. Krishnan became the first Indian director of Geological Survey of India। अभी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेड होता है डायरेक्टर जनरल, उस समय होता था डायरेक्टर हेड होता था जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। सो ये विल डिस्कस, विल सी द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनोग्राम ऑफ द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और उसके बाद में बीच बीच में समय समय में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पे डाक टिकट भी जारी हुआ। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सबसे पुराना ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद में ये ऑर्गेनाइजेशन जो आप देख रहे हैं IBM, ONGC, AMD, फिर CGWB, मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये सभी जियोलॉजी से रिलेटेड है, जियोलॉजी एंड माइन से रिलेटेड ये सभी ऑर्गेनाइजेशन जो है ये बाद में GSI से ही अलग होके ये सब ऑर्गेनाइजेशन बने। 1851 में GSI था, उसके बाद में जैसे जैसे जरूरत के हिसाब से अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन GSI से ही इवॉल्व हुआ। सो आप देख रहे हैं जैसे IBM 1948 में बना, फिर 1955 में ONGC, 1949 में, सो ये सभी ऑर्गेनाइजेशन। और बाद में लेटेस्ट जो है MECL, मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये 1972 में GSI से ही अलग होके MECL बना। तो ये तो ऑर्गेनाइजेशन जो आप देख रहे हैं ये सब धीरे धीरे जैसे ही टाइम के हिसाब से एंड रिक्वायरमेंट के हिसाब से GSI से ही इवॉल्व हुआ और अलग अलग बन गया। ये जो आप ऑर्गेनाइजेशन देख रहे हैं जो पब्लिक सेक्टर जिसको हम लोग बोलते हैं, जैसे हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, NMDC को आप जानते ही हैं, बैलाडीला में आयरन ओर के लिए अभी इतना माइन वाइन डेवलप हुआ है जो उनके अंडर में ही है, NMDC के अंडर में है। फिर कोल इंडिया लिमिटेड, नवेली लिग्नाइट, नाल्को, ये सब पब्लिक सेक्टर, ये सब पब्लिक सेक्टर इसीलिए है क्योंकि जितना इसके लिए जो रॉ मटेरियल लगता है, जो प्लांट के लिए जो माइंस से रॉ मटेरियल चाहिए, जो खनिज चाहिए, वो सब पहले GSI ने ही वर्क किया है। GSI के वर्क के बेस पे ही ये सभी पब्लिक सेक्टर बाद में ओपन हुए और माइंस डेवलप किए। तो अभी देखते हैं कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का गोल क्या है, मेन फंक्शन क्या है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करता क्या है। तो अगर मैं ब्रॉडली इसको क्लासिफाई करूं, तो ब्रॉडली क्लासिफाई करेंगे तो मेन काम है जो बेसलाइन डाटा जनरेट करना और उसको अपडेट करते रहना। सो क्रिएशन एंड अपडेशन ऑफ नेशनल जियो साइंस इंफॉर्मेशन, जैसे बेसलाइन डाटा जनरेट मैपिंग करके मैप बनाना और सिस्मोलॉजिकल मैप और DRM, जियोलॉजिकल मैप, स्टेट जियोलॉजी एंड मिनरल रिसोर्सेस मैप, सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरियस मैप्स ऑफ डिफरेंट थीम्स, वो सब प्रिपेयर करना जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। एंड दूसरा जो है ब्रॉडली जो क्लासिफाई कर रहा हूं मैं, वो है मिनरल रिसोर्स असेसमेंट। हमारे कंट्री में जितना भी मिनरल रिसोर्सेस है
जो भी मिनरल डिपॉजिट्स है, जहां जहां पे मिनरल ऑकरेंसेस है, वो सबको उसकी खोज करना, उसमें जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया लगा हुआ है। और मेन काम जो है मिनरल इन्वेस्टिगेशन, मिनरल एक्सप्लोरेशन का काम है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। और ये दोनों जो है बेसलाइन डाटा जनरेशन, प्रिपरेशन ऑफ मैप एंड अपडेशन ऑफ डाटा एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ मिनरल्स, एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल, ये सब कैसे होता है? These objectives are achieved through the ground survey। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जियोलॉजी जो है फील्ड बेस्ड सब्जेक्ट है, तो हम लोगों को मेन काम है ग्राउंड सर्वे करना, फिर एयरबोर्न सर्वे करना। जो राइट साइड में आप लोग जो देख रहे हैं, जो एयरक्राफ्ट दिख रहा है, ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का है। इसी में सब इक्विपमेंट्स, जियोफिजिकल इक्विपमेंट्स इक्विप्ड रहता है, इसमें फिटेड रहता है, और एरियल सर्वे होता है। फिर मेराइन सर्वे हम लोगों का शिप है, मेराइन सर्वेस के लिए क्रूज जाता है। और फिर मिनरल प्रोस्पेक्टिंग इन्वेस्टिगेशन, मल्टी डिसिप्लिनरी जियोसाइंटिफिक, जियोटेक्निकल और ग्लेशियोलॉजी का है, सिस्मोटेक्टोनिक स्टडी है, और फंडामेंटल रिसर्च। सो ये सब जो मेन ऑब्जेक्टिव जो है, मेन फंक्शन जो है, उसको फुलफिल करने के लिए हमारा ये सब सर्वेस के बेसिस पे ये जो है हम लोग अपना मेन जो गोल है वो अचीव करते हैं। ये देखिए डिसेमिनेशन ऑफ डाटा, जैसे मैंने बताया कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का काम जो है बेसलाइन डाटा जनरेट करना, फिर उसके बेसिस पे मैप प्रिपेयर करना, और मैप जो है डिफरेंट थिंग्स का मैप। जैसे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ये जियोलॉजिकल मैप है, मिनरल एटलस मैप डिफरेंट स्केल्स पे है। आप देखिए इधर स्केल भी दिया हुआ है, टेक्टोनिक मैप, सी बेड सेडिमेंट मैप्स, जियोलॉजिकल एंड मिनरल मैप्स ऑफ स्टेट्स। हर स्टेट का मैप है जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने पब्लिश किया है, वो हर स्टेट का आपको मिलेगा। एंड देन डीआरएम, अभी हम लोगों का डिस्ट्रिक्ट रिसोर्सेस मैप है। ये डिस्ट्रिक्ट रिसोर्सेस मैप आपको हर डिस्ट्रिक्ट का मिलेगा। इवन जो छत्तीसगढ़ में न्यूली फॉर्म डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कबीरधाम है, और जितना भी ये जो है नया डिस्ट्रिक्ट्स है, बस्तर के 44 डिस्ट्रिक्ट्स, और वो सभी डिस्ट्रिक्ट्स का अभी फिर से अपडेट हो रहा है, और आपको हर डिस्ट्रिक्ट का मैप अवेलेबल है। वैसे ही सिस्मोटेक्टोनिक एटलस ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल मैप ऑन 1:50,000 स्केल, ये टोपोसिट होता है, उसके स्केल होता है 1:50,000। सो ये दिस इज ऑन दी टोपोसेट स्केल पे है। फिर GQM बोलते हैं, क्वाड्रेंटल जियोलॉजिकल मैप, एरोमैग्नेटिक मैप, एंड जियोलॉजिकल एंड मिनरल एटलस ऑफ इंडिया। सो ये जितना मैप्स है वो सब पब्लिश जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किया हुआ है ये सब ऑलरेडी। एंड दीज आर सम इम्पोर्टेंट थीमेटिक मैप, इससे छोड़ के और भी बहुत सारे मैप हैं। सो ओनली इम्पोर्टेंट थीमेटिक मैप्स मैं यहाँ पे लिस्टिंग किया हूँ। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का पब्लिकेशन देखें तो अबाउट 1500 पब्लिकेशंस है, बुक्स वगैरह, मोर देन 1500 बुक्स है, और मोर देन 35,000 अनपब्लिश प्रोफेशनल रिपोर्ट्स है, जो सॉफ्ट कॉपी में भी अवेलेबल है। हम लोग हर साल जो फील्ड करते हैं उसका एक रिपोर्ट प्रिपेयर होता है, वो रिपोर्ट GSI में अनपब्लिश रिपोर्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, वो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में रहता है। तो ये करीब करीब मोर देन 35,000 अनपब्लिश रिपोर्ट्स है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसमें से बहुत सारे रिपोर्ट हम लोगों का पोर्टल है OCBIS, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का है OCBIS, उसमें अवेलेबल है। आप लोग रिफर भी कर सकते हैं, आप लोग देख भी सकते हैं। नाउ कमिंग टू दी ऑर्गेनोग्राम, GSI का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है वो आप लोग देखिए। मैं ये सब चीज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अल्टीमेटली आप लोग ही जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में आने वाले हैं।
हमारे छत्तीसगढ़ से और एमपी से जीएसआई में बहुत कम लोग हैं, और इसलिए हम लोग चाहते हैं कि आप लोग जीएसआई में आइए। और जीएसआई का जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का इसीलिए ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और जीएसआई के बारे में बताना जरूरी है आप लोगों को। और मेरा विश्वास है कि कल मेरी जगह जीएसआई में आप लोगों में से जरूर कोई न कोई रहेंगे। तो इसीलिए आप लोगों से ये डिस्कस करना कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है। ये देखिए, ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ माइंड से अटैच्ड एक प्रोग्राम है, ऑर्गेनाइजेशन है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर में आता है, और आप देख सकते हैं कि जैसे हर मिनिस्ट्री का एक मिनिस्टर होता है, वैसे ही मिनिस्ट्री ऑफ माइंस का मिनिस्टर है श्री प्रहलाद जोशी। फिर उनके नीचे में फिर आप देखेंगे कि सेक्रेटरी होते हैं, एडिशनल सेक्रेटरी होते हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरीज होते हैं। ये तो मिनिस्ट्री का स्ट्रक्चर हो गया। अब आएंगे हम जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में हमारा हेड होता है डायरेक्टर जनरल। जो डायरेक्टर जनरल है श्री राजेंद्र सिंह गरखाल, हमारा हेडक्वार्टर में बैठते हैं वो। आवर हेडक्वार्टर इज एट कोलकाता। अभी देखिए, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ब्रॉडली हम इसको क्लासिफाई करें तो आप देखेंगे कि रीजन्स में, मिशंस में और सपोर्ट सिस्टम्स में 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। हमारा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए 6 रीजन्स में डिवाइडेड है। ऑल ओवर इंडिया 6 रीजन्स में डिवाइडेड है। जैसे एडीजी, जैसे नॉर्दर्न रीजन है, सदर्न रीजन, ईस्टर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन, सेंट्रल रीजन एंड एनईआर। एनईआर का एक 7 स्टेट्स मिलके एनईआर एक अलग से रीजन है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। और आप देख रहे हैं सब जगह हमारा एडिशनल डायरेक्टर जनरल बैठते हैं। एडीजी, हर रीजन में एक एडीजी होता है, एडिशनल डायरेक्टर जनरल। तो पूरे इंडिया को 6 रीजन में डिवाइड किया है, जिसमें हर जगह एक एक एडीजी रहते हैं। अभी हम अपना सेंट्रल रीजन को अगर लें तो सेंट्रल रीजन अगेन 3 स्टेट्स में, स्टेट यूनिट छत्तीसगढ़, स्टेट यूनिट एमपी, स्टेट यूनिट महाराष्ट्र, अगेन ये 3 डिवाइडेड है। फिर से सेंट्रल रीजन के अंडर में 3 स्टेट आते हैं, रायपुर, एमपी और महाराष्ट्र। ये 3 स्टेट मिला के सेंट्रल रीजन में आते हैं। ऐसे ही हर रीजन में स्टेट्स, अलग अलग स्टेट्स आते हैं। जैसे सदर्न रीजन में है कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना, आंध्रा, ये सब, केरल, ये सब आता है इसमें। ईस्टर्न रीजन में वैसे आता है कोलकाता और झारखंड। तो ये सब ऐसा डिवाइड किया गया है। ये तो हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए। अब हमारा जो टेक्निकल वर्क होता है वो मिशन मोड में होता है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का टेक्निकल वर्क मिशन मोड में होता है, और ये 5 मिशंस में इसको डिवाइड किया गया है, मिशन 1 से लेके मिशन 5 तक। और ये है सपोर्ट सिस्टम, जो पूरे जीएसआई को रन करने के लिए एक सपोर्ट सिस्टम है। उसमें पॉलिसी सपोर्ट सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट सिस्टम, रिसर्च एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सपोर्ट सिस्टम, ये सब सपोर्ट सिस्टम ये है जो जीएसआई को रन करने के लिए सपोर्ट करते हैं। तो जैसे हम लोग का टेक्निकल वर्क है, अभी मैं जैसे डिस्कस किया कि मिशन मोड में होता है, और आपने देखा कि हम लोगों का मिशन 1, 2, 3, 4 और 5 मिशन है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में। तो मिशन 1 में जो होता है वो हम लोगों का ग्राउंड सर्वे मैपिंग, जो बेसलाइन डाटा जनरेट होता है, जो फील्ड में जाके हम लोग सर्वे करते हैं, बेसलाइन डाटा जनरेट करते हैं, सिस्टमैटिक जियोलॉजिकल मैपिंग होता है, या एयरबोर्न या मैराइन सर्वेज भी होता है। वो सब जितना भी
सर्वे एंड मैपिंग है वो सब हम लोगों को मिशन 1 में आता है। मिशन 2 में मिनरल इन्वेस्टिगेशन आता है। मिनरल 2 के अंदर में ऑल मिनरल इन्वेस्टिगेशन, मिनरल एक्सप्लोरेशन come under this natural resource assessment, मिशन 2। एंड मिशन 3 में जियो इन्फॉर्मेटिक्स आता है, जिसमें मैप कंपाइलेशन, मैप पब्लिकेशन, ये सब हम लोगों का मैप मिशन 3 में है। एंड मिशन 4 में आता है फंडामेंटल एंड मल्टीडिसिप्लिनरी जियो साइंस एंड स्पेशल स्टडीज। तो इसको अगेन क्लासिफाई कर सकते हैं स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन में, जैसे हम लोगों का अर्थक्वेक जियोलॉजी है, सिस्मोलॉजी है, लैंडस्लाइड स्टडीज है, ग्लेशियल है, जियोथर्मल स्टडीज जो होता है वो सब स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन में आता है और मिशन 4 के अंडर में आता है। एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमारे यहाँ जो है, रिसर्च वर्क जो होता है वो भी मिशन 4 के अंडर में आता है। एंड मिशन 5 जो है हम लोगों का ये ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, ये आता है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इसी के अंडर में होता है। मिशन 5 के अंडर में ऑल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आता है। जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मिशन मोड में काम कर रहा है, तो एवरी ईयर हम लोग जो है हर मिशन का प्रोजेक्ट फॉर्मुलेट करते हैं और फिर उसको हम लोगों का एफएसपी चालू होता है 1 अप्रैल से और 31 मार्च को हम लोग का एफएसपी खत्म हो जाता है। तो एफएसपी इंप्लीमेंट करने के लिए हम लोगों को प्रोजेक्ट फॉर्मुलेट करना पड़ता है। तो हर साल प्रोजेक्ट फॉर्मुलेट होता है और उसी प्रोजेक्ट पे हम लोग काम करते हैं। तो हर मिशन का अलग अलग प्रोजेक्ट फॉर्मुलेट करना होता है और ये जियोलॉजिस्ट, डायरेक्टर और सुपरिटेंडिंग जियोलॉजिस्ट सब मिलके ये जो है हम लोगों का प्रोजेक्ट फॉर्मुलेट करते हैं और फिर उसको उसी पे काम करते हैं। जैसा आपको दिख रहा है ये मिशन वाइज प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ का। हम लोग छत्तीसगढ़ के बारे में देखेंगे 2021-22 में हमारा इतना प्रोजेक्ट अभी इस साल हम लोग काम कर रहे हैं। मिशन 1 में एसटीएम है, स्पेशलाइज्ड थीमेटिक मैपिंग बोलते हैं हम लोग। स्पेशलाइज्ड थीमेटिक मैपिंग में ये जो है 1:25,000 स्केल में मैपिंग होता है। आपको जैसे मालूम है सिस्टमैटिक जियोलॉजिकल मैपिंग वो होता है 1:50,000, बट उसको हम लोग और फीचर्स इसमें इंक्लूड करने के लिए जो माइन्यूट फीचर्स है वो भी आ जाए, तो डिटेल में वर्क करने के लिए किसी थीम को लेके करते हैं, इसीलिए इसको हम लोग स्पेशलाइज्ड थीमेटिक, ये इस साल हम लोग 4 प्रोजेक्ट लिए हैं एसटीएम का, और नेशनल जियोकेमिकल मैपिंग का है एनजीसीएम 18 प्रोजेक्ट इस साल लिया है। और अगर M2 में देखें जो मिनरल इन्वेस्टिगेशन का है, तो हम लोगों का डायमंड के लिए एक प्रोजेक्ट चल रहा है, गोल्ड का 4 प्रोजेक्ट लिया इस साल, लिथियम के लिए है एंड बेस मेटल्स के लिए 3 प्रोजेक्ट्स है, 1 प्रोजेक्ट मैंगनीज के लिए वी हैव टेकन, एंड देन वी आर वर्किंग फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ ग्लाकोनाइट एंड फास्फोराइट, एंड देन स्ट्रेटेजिक मिनरल्स एंड आरई में टंगस्टन एक लिया है, एंड देन RERM का 4 प्रोजेक्ट्स दिस ईयर वी हैव अंडरटेकन। मिशन 3 का एक 1 प्रोजेक्ट वी हैव टेकन फॉर DRM, दैट इज डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स मैप। डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स मैप बनाने के लिए एक प्रोजेक्ट लिया है। एंड एज वी हैव डिस्कस्ड मिशन 4, अंडर मिशन 4 स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशंस आर डन। सो जैसे लैंडस्लाइड है आपका और अर्थक्वेक की स्टडीज है, तो ये सब हमारा रीजनल हेडक्वार्टर में होता है। सो दिस इज आवर स्टेट यूनिट and it is operational unit, so these specialized divisions are not here, and generally it is this type of projects are taken from our central headquarters, central regional offices. Mission 5 training and capacity building का है, so we are conducting various training programs here also, and
हर रीजन में क्या एक कर एक रहे हो रीजनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। भाई? क्या So, इधर आ जा, पूरा मैं हम बोल लोग नहीं पा रही हूँ। ये ट्रेनिंग Unmuting. इंस्टीट्यूट रिक्वायरमेंट के हिसाब से ट्रेनिंग अरेंज करते रहता है। हम लोग स्टूडेंट्स के लिए भी ट्रेनिंग अरेंज करते हैं, प्रोफेशनल्स के लिए भी ट्रेनिंग अरेंज करते हैं। सो दिस इज एज पर द नीड एंड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द रीजन। Now let us discuss on geology and mineral resources of छत्तीसगढ़। आप लोगों को मेरा वॉइस क्लियर है? पीपीटी क्लियर है? आर यू गेटिंग माय वॉइस? गेटिंग माय वॉइस? Yes, sir. Sir, yes, sir. पीपीटी Sir, yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दिस इज द जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट छत्तीसगढ़। Total area of Chhattisgarh is 1,35,084 square kilometer, and out of this 28,392 square kilometer is our OGP area. OGP area मतलब obvious geological potential area। तो आप देख सकते हैं कि OGP एरिया बहुत ज्यादा है, काफी है, मतलब काम करने का इसको बहुत है छत्तीसगढ़ में। जैसा आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग साउथ बस्तर में तो काम कर ही नहीं पा रहे हैं अभी। साउथ बस्तर बहुत ही पोटेंशियल एरिया है। सो ओजीपी का मीनिंग यही है कि जो जियोलॉजिकली पोटेंशियल एरिया है, वो एरिया भी अभी करीब देख लीजिए आप 28,392 स्क्वायर किलोमीटर है। और ये टोटल जो छत्तीसगढ़ का 27 डिस्ट्रिक्ट्स है वो 153 टोपो सीट से कवर होता है। एंड दी छत्तीसगढ़ इज ड्रेन्ड बाय दी महानदी along with the शिवनाथ, जोंक, हसदो, ईब एंड इंद्रावती रिवर्स। अभी ये देखिए, दिस इज जियोलॉजिकल एंड मिनरल मैप ऑफ सेंट्रल इंडिया। आप इसमें देखेंगे तो मेजर पार्ट ऑफ द महाराष्ट्र, ये ग्रीन कलर जो दिख रहा है, मेजर पार्ट ऑफ द महाराष्ट्र एंड दिस एमपी ग्रीन कलर। सो मेजर पार्ट इज ऑक्युपाइड बाय द डेक्कन ट्राइब्स। और यहाँ पे आप देखेंगे नॉर्दर्न पार्ट में ये बुंदेलखंड एरिया है, बुंदेलखंड नासिक कॉम्प्लेक्स है, ये विंध्यंस वाला एरिया है, और ये गोंडवाना वाला एरिया है, गोंडवाना सुपर ग्रुप का एरिया है। और ये आप देख रहे हैं ये छत्तीसगढ़ का, हम लोग डिटेल में देखेंगे। लेट अस सी इन डिटेल। ये है, चूंकि इसमें अंडर ग्रेजुएशन के भी स्टूडेंट्स हैं तो हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, और टेक्टोनिक और इस पे हम लोग बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे। पर हमको ये देखिए, ये जो हम लोगों का छत्तीसगढ़ है, ये यहाँ कहीं पे रायपुर है, यू कैन सी हियर, एंड दिस एरिया इज ऑक्युपाइड बाय छत्तीसगढ़ सुपर ग्रुप। ये आप देखिए। अब ये छत्तीसगढ़ सुपर ग्रुप के बाद में अगर आप देखेंगे इधर, तो दिस इज योर चिल्फी ग्रुप। चिल्फी ग्रुप ऑफ रॉक्स आर एक्सपोज्ड हियर इन द ईस्टर्न पार्ट, वेस्टर्न पार्ट ऑफ दिस छत्तीसगढ़। और यहाँ आप देखिए, ये दिस इज दी डोंगरगढ़ ग्रेनाइट, ये है आपको वेस्टर्न पार्ट में ही ये दिख रहा है आपको खैरागढ़ ग्रुप। अब नॉर्दर्न पार्ट में देखेंगे तो दिस इज योर बीआरएस, बिलासपुर, रायगढ़, सरगुजा बेल। ये आपका जो है गोंडवाना सुपर ग्रुप का एरिया है। दिस एरियाज आर ऑक्युपाइड बाय द गोंडवाना सुपर ग्रुप ऑफ द रॉक्स। ये नीचे आप देख रहे हैं डोंगरगढ़ ग्रेनाइट्स, दीज आर दी सेडिमेंट्री प्रोटोजोइक कवर्स। ये जो है आपका, ये नांदगांव ग्रुप है, नांदगांव ग्रुप ऑफ रॉक्स। ये नांदगांव ग्रुप आपको दिख रहा है। और ये जो है आपको कुछ दिख रहा है आपको, ये भोपालपट्टनम ग्रेनुलाइट है, ये आपका
कोंडागांव, ये कोंटा ग्रेनुलाइट है। और बाकी ये जिसको हम लोग बोलते हैं ये तुलसी डोंगर मोबाइल बेल्ट। सो ये जो है हम लोगों का आप जो है देख रहे हैं छत्तीसगढ़ सुपर ग्रुप के चारों तरफ आपने देख लिया क्या क्या रॉक टाइप्स है। अभी हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। ये दिस इज द सिंप्लीफाइड लिथोस्ट्रेटिग्राफी ऑफ छत्तीसगढ़। मैंने इसको एक टेबल में समराइज किया है, बट इट इज ए वेरी सिंप्लीफाइड लिथोस्ट्रेटिग्राफी ऑफ छत्तीसगढ़। आप देख पा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में सबसे दी ओल्डेस्ट रॉक एज इज आर्कियन, दी ओल्डेस्ट रॉक ऑफ आर्कियन एज दैट इज दी बेंगपाल सुकमा ग्रुप एंड टोनी डोंगर ग्रुप, ये आप देख रहे हैं। और उसके बाद में इस ग्रुप में आप देख सकते हैं, जस्ट मिनट मेरा एक फोन है। हेलो, अच्छा वो आप एक रमेश बाबू का नंबर दिए हैं ना, उसमें उनको फोन कीजिए, मेरा लेक्चर चल रहा है। एक और है, मैं ही लेक्चर दे रहा हूँ, अदरवाइज मैं आपको बता रहा हूँ। एक दूसरा नंबर है, उसमें आप थोड़ा सा एक बार लगा लीजिए, है ना, नो प्रॉब्लम, लगा लीजिए। हाँ, सो फ्रेंड्स, हम लोग देख रहे थे कि हाँ छत्तीसगढ़ में ओल्डेस्ट राग जो है ये है बेंगपाल सुकमा ग्रुप, टोनी डोंगर ग्रुप, और ये जो है कोंटा ग्रेनुलाइट, कोंडागांव ग्रेनुलाइट, भोपालपट्टनम ग्रेनुलाइट, और कुछ अनक्लासिफाइड बस्तर नाइसेस है, बया नाइसेस। सो ये दीज आर दी ओल्डेस्ट रॉक एक्सपोज्ड इन द छत्तीसगढ़। उसके बाद में अगर हम देखें तो ये छोटा नागपुर मैसी कॉम्प्लेक्स जिसको सीजीसी बोलते हैं, एंड मेटामॉर्फाइड्स एंड ग्रेनाइट्स ऑफ बीआरएस बेल्ट, बिलासपुर रायगढ़ सरगुजा बेल्ट। अभी इसमें से हम लोग एस को हटा रहे हैं क्योंकि ये जो है एक्चुअली बिलासपुर रायगढ़ बेल्ट ही होगा। डिटेल वर्क किया है सरगुजा एरिया में भी और इधर भी, तो इसमें जो बिलासपुर रायगढ़ एरिया में जो ग्रेनाइट्स और मेटामॉर्फाइट्स हैं उसको हम सरगुजा से कंपेयर नहीं कर सकते, उसकी सिमिलरिटी उसमें नहीं है। सो इसलिए वो हम लोग अभी इसको बिलासपुर रायगढ़ बेल्ट ही करने वाले हैं, अभी चल रहा है इस पे काम अभी। एंड देन बैलाडिला ग्रुप, तो ये है आर्कियन टू पैलियोप्रोटोरोजोइक एज। एंड देन अब आइए प्रोटोरोजोइक में। सो इट इज ओवरलेन बाय द रॉक्स ऑफ पैलियोप्रोटोरोजोइक एज, दैट इज डोंगरगढ़ ग्रेनाइट एंड सोनाखान ग्रुप एंड नांदगांव ग्रुप। आपने नांदगांव ग्रुप अभी हम लोगों ने मैप में देखा, जो छत्तीसगढ़ सुपर ग्रुप के वेस्टर्न पार्ट में है, और ये सोनाखान तो ईस्टर्न पार्ट में आता है। एंड डोंगरगढ़ ग्रेनाइट आल्सो आपने देखा है कि वो वेस्टर्न पार्ट में था, छत्तीसगढ़ सुपर ग्रुप से लगा हुआ। And then these rocks of Dongargarh and Sonakhan group and Nandgaon groups are unconfirmably overlain by the rocks of Chilpi group, Thairagarh group, Abujamad group and Tulsi Dongar group. And age is Paleo Mesoproterozoic age. And then the Chhattisgarh super group of the rocks overlie these rocks. Chilpi group, Thairagarh group, and this is the sedimentary basin. एज इज मीसो टू नियोप्रोटोरोजोइक एज। सो इसमें आता है छत्तीसगढ़ सुपर ग्रुप, इंद्रावती ग्रुप, पायरी ग्रुप, सबरी ग्रुप, ये सभी सेडिमेंट्री बेसिन्स है। दीज आर ऑल सेडिमेंट्री बेसिन्स। फिर नियोप्रोटोरोजोइक में है आपका पखाल ग्रुप एंड किम्बरलाइट जो फील्ड्स है, दैट इज आल्सो केप्ट अंडर द नियोप्रोटोरोजोइक एज। इसके बाद में आता है आपका गोंडवाना सुपर ग्रुप। सो एज इज लोअर क्रिटेशियस टू अपर कार्बोनिफेरस एंड गोंडवाना सुपर ग्रुप आप इट इज वेल नोन फॉर द कोल अकरेंसेस, यू नो वेरी वेल। एंड देन Lametta group comes, and then Deccan traps. Deccan traps means basalt, basaltic traps. So
बेसाल्टिक ट्रेप्स के ऊपर ही आपका फिर बेसाल्ट डेवलप हुआ है, लेटेराइट्स डेवलप हुआ है, एंड देन एलुवियम रिसेंट एज का है वो, दैट इज द एलुवियम। तो ये वेरी सिंप्लीफाइड लिथोस्ट्रेटिग्राफी ऑफ छत्तीसगढ़। अभी देखिए ये जो है अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन सा ग्रुप कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है छत्तीसगढ़ में। अभी देखिए जो जियोलॉजिकल हॉराइजन्स, दिस जियोलॉजिकल हॉराइजन्स आपको देखिए बैंकपाल ग्रुप है, भोपालपट्टनम ग्रुप, आपको ये साउथ बस्तर में आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये पाखाल ग्रुप का एरिया है। एंड देन सबरी बेसिन, दिस इज सेडिमेंट्री बेसिन, बैलाडीला ग्रुप, इंद्रावती basin, again it is sedimentary basin, and then Abujmart group, Pairi group, sedimentary basins, and then Nandgaon group, ये यहाँ पे Nandgaon group है, you know it is a we get that bimodal volcanics. Bimodal volcanic means acid and basic volcanics, and Dongargarh granites, so here also. And then खैरागढ़ ग्रुप आप देखिए वेस्टर्न पार्ट में छत्तीसगढ़, दिस इज दी छत्तीसगढ़ सुपर ग्रुप है, ये क्रिसेंटिक शेप्ड ये जो दिख रहा है आपको, ये दिस इज छत्तीसगढ़ सुपर ग्रुप। आपको इसको वेस्टर्न साइड में आप देख रहे हैं खैरागढ़ ग्रुप एरिया, ये है खैरागढ़ ग्रुप का। एंड देन आपको सोनाखान वाला एरिया, दिस एरिया इज ऑक्युपाइड बाय द रॉक्स ऑफ सोनाखान ग्रुप। ये छत्तीसगढ़ सुपर ग्रुप ऑलरेडी वी हैव डिस्कस। एंड देन ये देखिए चिल्पी ग्रुप, ये एरिया, दिस एरिया इज ऑक्युपाइड बाय द रॉक्स ऑफ चिल्पी ग्रुप। फिर आपका ये जो है बिलासपुर रायगढ़ मेटामॉर्फिक बेल्ट, ये जो है ये जो दिख रहा है आपका पिंक कलर, ये जो है आपको बिलासपुर रायगढ़ मेटामॉर्फिक बेल्ट। एंड देन ये एरिया जो है, ये पूरा एरिया ये गोंडवाना का है, गोंडवाना सुपर ग्रुप। एंड देन डेक्कन ट्रैप्स का बेसाल्टिक ट्रैप्स। एंड ये जो आपका बाकी एरिया जो दिख रहा है दिस एरिया, ये जो दिस एरियाज आर ऑक्युपाइड बाय द रॉक्स ऑफ छोटा नागपुर नासिक कॉम्प्लेक्स। अभी इसमें से जो इम्पोर्टेंट जो जियोलॉजिकल हॉराइजन्स है उसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि अभी मैंने बताया बस्तर नाइसेस, अभी हम लोगों ने देखा बस्तर नाइसेस और बया नाइसेस भी देखा। बस्तर नाइसेस जो है बोथ आर से सिमिलर, बस्तर नाइसेस और बया नाइसेस, रॉक टाइप इज सेम। ये बस्तर में एक्सपोज्ड है तो बस्तर के नाम से इट इज नोन एज दी बस्तर नाइसेस, और जो सोनाखान एरिया में जो एक्सपोज्ड है वो बाया विलेज के नाम से है, तो उधर उसको बाया नाइसेस बोलते हैं। बट बोथ द नाइसेस आर सेम, फिजिकल प्रॉपर्टी और सब प्रॉपर्टी, ऑल द केमिकल प्रॉपर्टीज आर ऑलमोस्ट सेम। सो बस्तर नाइसेस जो है आपको मालूम है कि ये जो है बस्तर एरिया में, दंतेवाड़ा बस्तर कांकेर एरिया में एक्सपोज्ड है, दैट इज सदर्न पार्ट ऑफ द छत्तीसगढ़। और दिस इज द ओल्डेस्ट रॉक, बस्तर नाइसेस इज द हाई ग्रेड नाइस सुप्राक्रस्टल assemblage which is the oldest rock in the बस्तर province। और इसका एज डिटर्मिनेशन हुआ है, हम लोग एज डेटिंग भी करते हैं, तो उसका एज हुआ है 3.6 gigaannum। So this is the oldest rock, that is the chronolite transemite gneiss। Now abhi we have seen that बस्तर नाइसेस। Now coming to the baya naisses, तो मैंने जैसे बोला आपको कि it is named after the Baya village which is where the rock is well exposed। और आपको ये सोनाखान एरिया में जो नाइस है और बस्तर नाइस है बोथ आर सेम। और यहाँ पे जो सुप्राक्रस्टल है मेटासेडिमेंट्रीज है वो दैट इज फाउंड एज एन इनक्लेव विद इन द बैंकपाल नाइसेस।
वो बड़ा इनक्लेव वन दैट इज नोन एज द टोनी डोंगर ग्रुप। बड़ा वाला जो पूरा बड़ा एरिया है दैट इज द बायानाइसेस, एंड विद इन द बायानाइसेस वी गेट द इनक्लेव्स ऑफ मेटासेडिमेंटरीज दैट इज known as the Tony Dongar group. And this Tony Dongar group consists of quartz mica schist, sillimanite, quartzite, banded magnetite quartzite, amphibolite, metal trapephites. So the gneissic complex includes gneiss, granodiorite gneiss. So ये सब उसमें gneisses के अंडर में आते हैं, different varieties of gneiss. ये जो पर्टिकुलरली एरिया जो है वो जहाँ बायानाइसेस है, जो सोना खान वाला एरिया है, वो यहाँ पे ग्लो अप किया है। ये वाला एरिया जो है पूरा आपको दिख रहा है आपको। ये बस्तर का है, एक्चुअली बेंगपाल ग्रुप का है, बेंगपाल ग्रुप का। और कोंडागांव, गोपालपट्टनम, गन्नू लाइट्स भी इसमें एक्सपोज है। बायानाइसेस का नेक्स्ट पिक्चर में देखेंगे। ये जो है this is actually enclaves of older rock. This is the cut up patches भी बोलते हैं generally. So this is the enclave of older mafic rocks within the intrusive granite. The granite is intrusive and it has brought out the enclaves of older metamorphic rock. इस पिक्चर में भी आप देखिए, ये देखिए। So आप इसमें एम्फिबोलाइट विद इन दी न्यूअर इंट्रूसिव ग्रेनाइट, ये एम्फिबोलाइट है। सो दीस आर दी सम फील्ड फोटोग्राफ्स एक्चुअली। जैसे मैंने बोला कि विद इन दी बायानाइसेस वी गेट मेटासेडिमेंटरीज, इनक्लेव्स ऑफ मेटासेडिमेंटरी दैट इज टोनी डोंगर ग्रुप। तो दिस टोनी डोंगर ग्रुप includes BMQ, quartz mosaicis, granulite amphibolite schist, and it has metamorphosed up to upper amphibolite schist. These are some field photographs. देखिए इसको, quartz mica schist of Tony Dongar group, और ये है folds in quartz band. ब्लेंडेड मैग्नेटाइट क्वार्ट्जाइट भी उसी में आता है, मेटासेडिमेंटरी इनक्लेव्स में आता है। और इसके लिए हम लोगों ने मिनरल एक्सप्लोरेशन भी किया है इस एरिया में, पर इसका बैंडेड मैग्नेटाइट क्वार्ट्जाइट्स है। एक्चुअली इसमें सिलिका बैंड भी है, क्योंकि आप देख रहे हैं जैसा नेम से ही, दैट नेम इंडिकेट्स बैंडेड मैग्नेटाइट क्वार्ट्जाइट्स। सो this is the we get the alternate bands of silica and iron. So generally iron ore बनता है तो क्या होता है, धीरे धीरे करके सिलिका रिमूव हो जाता है और आयरन और थिक आयरन और बैंड बच जाता है। पर ये अभी इसमें सिलिका बैंड भी है, इसीलिए ग्रेड जो है लो ग्रेड का आयरन और है इसमें, क्योंकि Fe परसेंटेज 35, 37 केमिकल एनालिसिस में 35, 37, 38 आ रहा है, तो ये लो ग्रेड आयरन ओर है। सेरिसाइट क्वार्ट्ज शिस्ट, ये पिक्चर आप देख रहे हैं, ये आपको कुछ लिनिएशन दिख रहा है, इंटरसेक्शन लिनिएशन। ये जो एंडलोसाइट ग्रेन्स वगैरह आपको दिख रहे हैं इसमें, that indicates it has undergone metamorphism. एंडलोसाइट वगैरह तभी मिलता है जब वो मेटामॉर्फिज्म हुआ हो। इसमें आपको कुछ दिख रहा है, ये क्वार्ट्ज वेन्स वगैरह है। दिस क्वार्ट्ज वेन्स हैव इंक्लूडेड इनटू द यूनिट एट लेटर स्टेज। नाउ कमिंग टू द लिथोस्ट्रेटिग्राफी ऑफ बायलाडिला ग्रुप। आप लोग जानते हैं बायलाडिला ग्रुप किस चीज के लिए फेमस है, आयरन ओर के लिए। और इसको हम और फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। बायलाडिला ये जो है, ये एरिया बायलाडिला ग्रुप का है। इसमें बायलाडिला रेंज, साउथ बस्तर और नॉर्थ बस्तर,
तो इसमें हम लोगों को मेनली जो है आयरन ओर फॉर्मेशन जो है NBHQ, ये जो आपको दिख रहा है बैंडेड आयरन ओर फॉर्मेशन, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो हाई ग्रेड आयरन ओर है और ब्लू डस्ट वगैरह भी है, जो भी जितना भी आयरन ओर है जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको डिस्कवर किया था शुरू में, सो ये सब इसी आयरन ओर फॉर्मेशन में मिलता है। तो ये बालाडीला ग्रुप का इम्पोर्टेंस है। और बाकी स्टेडिग्राफी आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। नाउ कमिंग टू सोना खान ग्रेनाइट ग्रीनस्टोन बेल्ट, आप लोगों ने सुना होगा या पेपर में पढ़ा भी होगा कि ये जो सोना खान एरिया का जो गोल्ड डिपॉजिट है वो 2-3 साल पहले ऑप्शन हुआ है। वहाँ पे वेदांता ग्रुप ने उसको लिया है माइन को, अभी वो डिपॉजिट्स को अभी वो माइन डेवलप कर रहे हैं। So they are in the process of developing the mine. They have got the forest clearance from central also. So अभी उनका प्रोसेस चल रहा है गोल्ड माइन डेवलप करने का। तो ये एरिया जो है करीब करीब 1200 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है और इसका लेंथ जो है करीब 40 मीटर लेंथ है और विड्थ भी सेंट्रल पार्ट में अगर देखेंगे तो 40 किलोमीटर है। और जियोलॉजी अगर देखें तो वो दैट इज bimodal volcanics, volcano-sedimentary sequence belonging to Sona Khan groups are exposed there. और दूसरा रॉक टाइप्स है बेसिक एंड एसिड igneous shoots belonging to Billari formation and younger intrusive granitites and basic types. तो ये जो अगर हम देखेंगे सोना खान ग्रुप, so it is unconfirmably overlain by the छत्तीसगढ़ सुपर ग्रुप इन द नॉर्थ। अगर ईस्टर्न पार्ट में आप देखेंगे तो भी नॉर्थ एंड ईस्टर्न पार्ट में आपको छत्तीसगढ़ सुपर ग्रुप मिलेगा। हम लोग जियोलॉजिकल मैप में देखते हैं और जनरली हम लोगों का ये जो सोना खान ग्रुप है वो धारवाड़ से कंपेयर करते हैं बिकॉज लिथोलॉजिकल सिमिलरिटीज है, प्रेजेंस ऑफ गोल्ड मिनरलाइजेशन भी है दोनों में, धारवाड़ में भी एंड सोना खान ग्रुप में भी। ये देखिए आपको यहाँ पे सोना खान ग्रुप को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज बाघमारा फॉर्मेशन, अर्जुनी फॉर्मेशन एंड बिलारी फॉर्मेशन। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि बाघमारा फॉर्मेशन, ये बाघमारा फॉर्मेशन है, इसी में गोल्ड मिलता है। बाघमारा फॉर्मेशन में जो क्वार्ट्ज वेन है वो पर्टिकुलर, और क्वार्ट्ज वेन्स भी 3 जनरेशन का क्वार्ट्ज वेन्स है। वी गेट quartz veins of 3 generation and one particular generation of that quartz vein is auriferous, सिर्फ उसी में आपको गोल्ड मिलेगा। वो पर्टिकुलर जो जनरेशन का क्वार्ट्ज वेन है वही गोल्डीफेरस है, वही ऑरिफेरस है, उसी में गोल्ड आपको मिलेगा। तो ये है आपका बाघमारा फॉर्मेशन एंड देन अर्जुनी फॉर्मेशन ये है, और फिर एसिड एंड बेसिक शूट्स ये जो है आपका वो जो है बिलारी। लिथोस्ट्रेटिग्राफी ऑफ सोना खान ये देख लीजिए आप, ये सोना खान जस्ट वी हैव डिस्कस। इन दैट एरिया ओल्डेस्ट रॉक इज बायानासी कॉम्प्लेक्स, इसमें आपको मिलता है नाइसेस, मिग्मेटाइट्स एंड ग्रेनाइट्स एंड मेटासेडिमेंट्रीज BMQ, ये जो मिलता है माइकासिस। And Sona Khan group can be divided into 3 formations: Baghmara, Arjuni and Billari. Baghmara formation bimodal volcanics है, metabasic volcanics and then meta acid volcanics, दोनों मिलता है इसमें। अर्जुनी फॉर्मेशन पॉलीमिक्टिक कंग्लोमेराइट्स, इसका बेस में पॉलीमिक्टिक कंग्लोमेराइट मिलता है, देन सेरिसाइट क्वार्टसिस्ट, आर्जिलाइट ग्रेवेट शूट्स एंड banded hematite jasper, and then Billari formation, that is the again इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। ये जो है अरंगी बेसिक इग्नियस शूट एंड लॉकडबरी एसिड इग्नियस शूट्स में ये जो इग्नियस शूट है अनमेटामॉर्फोस है, जबकि बाघमारा फॉर्मेशन में जो वोल्केनिक्स हैं बेसिक एंड एसिड वोल्केनिक्स वो जो है मेटामॉर्फोस्ड है, बट इसमें बिलारी में कोई मेटामॉर्फिक सिग्नेचर नहीं मिलता।
These are some field photographs. आपको ये देखिए मेटावोल्केनिक्स में आपको आप लोगों ने पढ़ा होगा पिलो स्ट्रक्चर। सो ये पिलोड बेसाल्ट है, ये बेसाल्ट है, मेटा बेसाल्ट है। आपको यहाँ पे आप देखिए ये पिलो स्ट्रक्चर, पिलोड मेटा बेसाल्ट, थोड़ा इलांगेटेड आपको दिख रहा है, इलेक्ट्रिकल। यहाँ पे अगेन दिस इज, ये जो है फिर से एक मेटा बेसाल्ट, ये है पिलोड, पिलो बेसाल्ट। चिल्ड मार्जिन आपको यहाँ दिखता है, चिल्ड मार्जिन। This is another field photographs of the meta basalts. This is field photographs of जोंग conglomerate. जो अभी हम लोगों ने देखा the basal conglomerate जो था, ये जो है यहाँ पे आपने देखा ना polymetric conglomerates, this polymetric conglomerates, यही polymetric conglomerates ये है which is known as the जोंग conglomerate because of the Jong River where it is well exposed, and it is named after Jong River as I told you, and length of this conglomerate horizon is almost 3 kilometer के एरिया में आपको मिलेगा, 3 kilometer और width is about 1 kilometer. यहाँ से आप देख सकते हैं, we can see in the photographs, it is a class supported. आप देखिए क्लास कितना ज्यादा दिख रहा है, बड़ा बड़ा क्लास दिख रहा है। सो इट इज ए क्लास सपोर्टेड कॉन्ग्लोमेराइट, देन क्लास ऑफ नाइस, जस्पर, ग्रेनाइट, रायोलाइट, बेसाल्ट, चर्ट, ये सब आपको दे आर एम्बेडेड इन ए मैट्रिक्स, ये आपको दिख रहा है ना। सो वी गेट द क्लास ऑफ ऑल द older formations, and the class are well rounded to angular. You see, it is well rounded and somewhere it is angular, and it is ill sorted and conglomerate grains show the effect of deformation. आपको कहीं कहीं आपको ऐसा स्ट्रेच दिखेगा, ये डिफॉर्मेशन की वजह से स्ट्रेच हो गया है। एंड हम लोग क्यों इसको इल सॉर्टेड बोलते हैं? बिकॉज वी आर गेटिंग द क्लास का 1 mm टू हाफ मीटर। आप देखिए एकदम क्लास छोटा है, फिर बहुत बड़ा क्लास आपको दिख रहा है। सो दिस इज इल सॉर्टेड। These are some more field photographs of the Jong conglomerate. यहाँ आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए कहीं कहीं ये जो है स्ट्रेच हुआ है, स्ट्रेच हो गया है बिकॉज ऑफ दैट डिफॉर्मेशन। These are field photographs of rhyolite of from that Sonakhan area, and this is now coming to the नांदगांव ग्रुप। नांदगांव ग्रुप में आपको जैसे मैंने बताया वो भी बाई मॉडल वॉल्केनिक्स है, एंड यू नो द बिजली रायोलाइट एंड पीटेपानी वॉल्केनिक्स। बिजली रायोलाइट इज द एसिड वॉल्केनिक्स एंड द पीटेपानी वॉल्केनिक्स वो है दैट इज बेसिक। सो नांदगांव ग्रुप को हम लोग दो भाग में हम लोग अगेन डिवाइड, तो एक एसिड है एक बेसिक, एंड डोंगरगढ़ ग्रेनाइट इज यंगेस्ट इन दिस एरिया। Now coming to the stratigraphy of छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ का स्ट्रेटिग्राफी आप देखिए, हम लोगों का रायपुर के आसपास में जो रॉक्स ऑफ छत्तीसगढ़ सुपर ग्रुप्स आर एक्सपोज्ड, मेनली स्ट्रोमेटोलिटिक लाइमस्टोन। यू मस्ट हैव सीन दैट स्ट्रोमेटोलिटिक लाइमस्टोन। तो इसको देखिए, हमारा इधर बेसमेंट छत्तीसगढ़ सुपर ग्रुप के में बेसमेंट क्या है, आर्कियन एंड लोअर प्रोटेरोजोइक रॉक्स आर देयर। फिर सिंगोड़ा बेसिन, सिंगोड़ा इज द ओल्डेस्ट। आपको ये कहाँ मिलता है सिंगोड़ा? ये सरायपाली एरिया में एक्सपोज है, ठीक है। चंद्रपुर एरिया में एक्सपोज है, एंड रायपुर ग्रुप रायपुर एरिया में एक्सपोज है। तो लेट अस सी दी सिंगोड़ा ग्रुप। सिंगोड़ा ग्रुप में आपको इट कैन बी अगेन डिवाइडेड इनटू 4 फॉर्मेशंस, रायतीखोल, सरायपाली, भालुकोना एंड चुईपाई। भालुकोना इज important for glyconitic for occurrence of glyconite। यहाँ पे जो सैंडस्टोन है दैट इज ग्लाइकोनिटिक,
एंड यू नो ग्लाइकोनाइट आजकल ग्लाइकोनाइट फास्फोराइट ये जो है सब फर्टिलाइजर मिनरल्स हैं, सो दीज आर इम्पोर्टेंट और बाहर से हम लोगों को इंपोर्ट करना पड़ता है, इसलिए और मिनिस्ट्री इज आल्सो प्रेसिंग हार्ड टू एक्सप्लोर द फर्टिलाइजर मिनरल्स। तो ये हो गया। एंड देन चंद्रपुर ग्रुप, चंद्र ग्रुप में 3 फॉर्मेशंस हैं, लोहाराडी, चपोराडी एंड कंसापथार। अगेन कंसापथार इज ग्लाइकोनेटिक। एंड देन रायपुर ग्रुप, रायपुर ग्रुप को 6 we can divide into 6 formations, that is चरमुरिया सैंडस्टोन, कुंडरदही शेल, चांदी लैमस्टोन, करेंगा शेल, हिर्री डोलोमाइट एंड मनियारी शेल। इसमें चरमुरिया is important for limestone. Now you know all the cement plants around the Raipur, they are based on the चांदी लाइमस्टोन। उनको रॉ मटेरियल कहाँ से आता है? चांदी लाइमस्टोन से ही आता है पूरा। एंड नाउ वी आर एक्सप्लोरिंग द चरमुरिया आल्सो, चरमुरिया लाइमस्टोन आल्सो फॉर द सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन। सो दिस टू आर इम्पोर्टेंट, चरमुरिया लाइमस्टोन एंड चांदी लाइमस्टोन। और बाकी जो है गुंडरदही शेल, करेंगा शेल, हिर्री डोलोमाइट, यू नो डोलोमाइट माइन इज देयर इन हिर्री, है ना। एंड मनियारी वी गेट दैट शेल विथ जिप्सम, जिप्सम लेयर्स आर देयर। हम लोगों ने इसमें ड्रिलिंग किया, बट जिप्सम 100 मीटर 90 मीटर के नीचे में है जिप्सम लेयर, वो प्रेजेंटली इकोनॉमिकली वायबल नहीं है, बट जिप्सम लेयर्स आर देयर। छत्तीसगढ़ अभी हम लोगों ने डिस्कस किया छत्तीसगढ़ बेसिन के बारे में। सो और दूसरे बेसिन्स हैं, इंद्रावती बेसिन, सबरी बेसिन, कि shapes and sizes are remnants of a single basin। इन लोग मानते हैं कि वो अर्लियर इट वाज अ सिंगल बेसिन, बाद में सेपरेट होकर बना है, बट जो some workers consider that these basins are involved in a several isolated occurrences with well defined structural boundaries। तो ये दो टाइप का इसका ओपिनियन है। ये आपको ये देख रहे हैं आप, दिस इज द एरिया ऑक्युपाइड बाय द रॉक्स ऑफ छत्तीसगढ़ सुपर ग्रुप। और इसमें हम देख सकते हैं इस साइड में ये सोनाखान वाला एरिया है, दिस इज द एरिया ऑक्युपाइड बाय सोनाखान ग्रुप ऑफ द रॉक्स। इधर ईस्टर्न घाट मोबाइल बेल्ट है। नॉर्थ में जाएंगे तो आपको बिलासपुर रायगढ़ मेटामार्फिक बेल्ट मिलेगा, इधर गोंडवाना है। एंड वेस्टर्न पार्ट में आप जाएंगे तो आपको मिलेगा डोंगरगढ़ ग्रेनाइट और आपको खैरागढ़ ग्रुप, चिल्पी ग्रुप। तो ये जो है दिस इज द जियोलॉजी ऑफ छत्तीसगढ़ सुपर। ये फील्ड फोटोग्राफ्स है ग्रिटी सैंडस्टोन ऑफ रहती खोल फॉर्मेशन। हम लोगों ने अभी आपको देखा था, ये देखिए रहती खोल फॉर्मेशन सिंगोड़ा बेसिन में, रहती खोल फॉर्मेशन में ये जो है कांग्लोमेराइट हमने देखा था। सो दिस इज द कांग्लोमेराइट gritty sandstone and pebbly horizon, and the basal conglomerates of the Rahati Fold formation here. This is another field photographs of the conglomerate of Rahati Fold formation, and this is the Saraipali shale। ये कुछ और फोटोग्राफ्स हैं फ्रॉम द भालूकोना फॉर्मेशन। ये वायलेट कलर्ड आप देख रहे हैं फ्लोराइट, आपको इसमें आपको दिखेगा ये शेल है एंड सैंडस्टोन, इंटरकलेशन ऑफ सैंडस्टोन एंड शेल, फ्लोराइड बेरिंग सैंडस्टोन। ये दीज आर ऑल फ्लोराइड। आपको यहाँ ग्रीन कलर का दिख रहा है राइट साइड,
lower photographs, green spots you can see here, so many green spots are there. ये that is the glyconite bearing sandstone. ये कोर है, ड्रिलिंग कोर है, ड्रिलिंग कोर का फोटोग्राफ्स है. This is the ferrugenia sandstones of Loharadi formation, and here you can see the ripple marks that is on the sandstones of Loharadi formation. आपको चंद्रपुर ग्रुप में हमने देखा था कि इट कैन बी वी कैन डिवाइड इनटू 3 फॉर्मेशंस. तो इसमें लोहाराडी इज द लोअर मोस्ट, लोहाराडी, छपोराडी एंड कंसापथा. और दिस इज द स्पेक्टेकुलर पिक्चर एक्चुअली वी गेट इन द फील्ड. ये फील्ड फोटोग्राफ्स है, एक ही हिल में आपको लोहाराडी, छपोराडी एंड कंसापथा एट द सेम प्लेस आपको एक ही जगह मिलता है ये. सो दिस इज द वेरी गुड फील्ड फोटोग्राफ्स पिक्चर. आप लोगों ने सिलिकॉन साइड सुना होगा. फॉल्टिंग जब होता है तो स्ट्रिएशंस आ जाते हैं उसमें, रॉक सरफेस में सिलिकॉन स्लाइड्स बन जाते हैं. सो ये आपका जो है वहां पे वेल एक्सपोज्ड, वहां पे सिलिकॉन स्लाइड्स दिखता है और आपका फॉल्टिंग का बहुत क्लियर एविडेंसेस है. अभी फील्ड जाएंगे तो हम लोग इसको जरूर बताएंगे. यहाँ पे ये जो फॉल्ट वाला काफी अच्छा, ये जो है जियोलॉजिकली काफी अच्छा एरिया है. फॉल्ट को फील्ड में कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे ये हम लोग देख सकते हैं. So this is the lithostratigraphy of the Gondwana supergroup. We know Gondwana supergroup is well known for the coal seams, particularly जो बराकर एंड रानीगंज कोल सीम्स के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है. जैसे हम लोग देख रहे हैं कि लोअर गोंडवाना कैन बी अगेन वी कैन क्लासिफाई इनटू प्राचीर फॉर्मेशन, बराकर फॉर्मेशन एंड रानीगंज फॉर्मेशन. और इसमें हम लोगों का पर्टिकुलरली बराकर और रानीगंज इज इंपॉर्टेंट फॉर दी कोल अकरेंसेस. एंड नाउ देखते हैं कि हम लोगों का छत्तीसगढ़ में क्या क्या मिनरल मिलता है. हम लोगों के यहाँ मिनरल पोटेंशियल क्या क्या है छत्तीसगढ़. तो छत्तीसगढ़ में एज वी नो गोल्ड, डायमंड, आयरन ओर, टिन, टंगस्टन, बॉक्साइट, बेस मेटल, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, कोल. दिस आर दी मेन मिनरल एक्सप्लोर्ड इन द स्टेट. और जैसा कि जानते हैं हम लोग कि टिन केवल छत्तीसगढ़ में ही मिलता है. टिन अभी अभी रिसेंटली तोसाम में मिला है, दैट इज इन हरियाणा. भिवानी डिस्ट्रिक्ट हरियाणा है, वहाँ पे तोसाम एरिया में भी अभी अभी मिला है. बट अर्लियर ये तो छत्तीसगढ़ वाज द एक्चुअली द सोल टिन प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया. तो एंड अपार्ट फ्रॉम दिस ये प्रीसियस एंड सेमी प्रीसियस कोरंडम, एलेक्जेंड्राइट, ये देवभोग एरिया में एलेक्जेंड्राइट वगैरह मिलता है. तो ये सब मिलता है. और अगर हम टोटल रिसोर्स देखें, रिजर्व देखें इन छत्तीसगढ़ विद रेस्पेक्ट टू टोटल इंडियन रिसोर्स, तो टोटल रिसोर्स का 18.67% आयरन ओर छत्तीसगढ़ में ही मिलता है. 17.32% कोल छत्तीसगढ़ से ही आता है. बॉक्साइट 4.5%, लाइमस्टोन 5.15% एंड सो ऑन. यू कैन सी दूसरे मिनरल्स का भी आप देख सकते हैं. ये जो है डायमंड के लिए, डायमंड एक्सप्लोरेशन के लिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने काफी काम किया है. आप देख सकते हैं कि पिछले 10 साल से कितना काम चला है. ये डिफरेंट ब्लॉक्स है, सारंगढ़ ब्लॉक, सिंघोरा ब्लॉक, धमतरी ब्लॉक, मैनपुर ब्लॉक, कोंडागांव, तोंगपाल, सबरी, ये सब पूरे एरिया में हम लोग प्रोजेक्ट फॉर्मुलेट करते हैं और हर साल उस एरिया में काम करते हैं. इतना प्रोजेक्ट बनाने के बाद में सिर्फ एक ही जगह सफलता मिला है अभी तक, वो मैनपुर किम्बरलाइट फील्ड. ये जो मैनपुर का डायमंड है सिर्फ वहीं अभी तक सफलता मिल पाया है. तो ये जो जनरली बोलते हैं ना कि एक्सप्लोरेशन इज बिगेस्ट गैम्बलिंग, आपको करोड़ों रुपया खर्च होगा और हो सकता है कि आपको कुछ भी ना मिले, लेकिन आपको एक भी ब्लॉक मिल गया तो आपको
करोड़ों रुपया जो खर्च हुआ है उसको अरबों रुपया आपको वसूल हो जाता है। तो एक ब्लॉक भी अगर सक्सेसफुल है तो समझो कि आपका एक्सप्लोरेशन सक्सेसफुल है। ये डायमंड्स फ्रॉम मैनपुर किम्बरलाइट फील्ड, आप देख सकते हैं ये फोटोग्राफ्स। सो टोटल 7 किम्बरलिटिक पाइप्स वहां पे डिस्कवर हुआ था। तो जरूरी नहीं है कि सभी किम्बरलाइट पाइप डायमंडिफेरस हो, उसमें ओनली 2 डायमंडिफेरस पाइप्स आर देयर। 5 किम्बरलाइट मिलने से जरूरी नहीं है वो डायमंडिफेरस हो। और ये गोल्ड का है, तो गोल्ड इन्वेस्टिगेशन के लिए भी बहुत काम किया है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। और मेनली जो बाघमारा ब्लॉक है, जो अभी हम लोगों ने जो डिस्कस किया सोना खान वाले एरिया में, जो ऑलरेडी ऑक्शन हो गया है वेदांता ग्रुप को, यहाँ पे ये वाला एरिया में है। ये वाले एरिया में एवरेज ग्रेड है 0.778 ग्राम पर टन गोल्ड। और यहाँ पे 1196 kg of gold has been estimated. और बाकी गोल्ड एक्सप्लोरेशन इन पंडरीपानी एरिया, ये जसपुर में है। हियर आल्सो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज डन वर्क। और इस एरिया में आप देख सकते हैं 2 कैटेगरी का गोल्ड क्लासिफाई हुआ है। एक तो कैटेगरी 1 0.6 ग्राम पर टन है और दूसरा 1.4 ग्राम पर टन है। एंड देन गोल्ड एक्सप्लोरेशन सोनादेही कांकेर में भी हुआ है, कांकेर के पास, दैट इज सोनादेही प्रॉस्पेक्ट। यहाँ पे एवरेज गोल्ड है 0.699 ग्राम पर टन और 1608 kg of gold has been estimated in this block. तो यही है जो सोनादेही का एरिया, जो ये वाला एरिया है सोनादेही वाला एरिया, ये BIF hosted gold है। Here that gold is associated with the BIF, whereas in this area, in the Guruvandi prospect area, it is associated with the acid volcanics. Now coming to iron ore, Paladilla iron ore ये जो है आयरन और हरिडोंगरी आयरन और डिपॉजिट्स 10 मिलियन टन है, 62% Fe है। एंड दिस इज आल्सो बिगेस्ट डिपॉजिट। कबीर धाम आयरन और डिपॉजिट इज आल्सो ए बिगेस्ट डिपॉजिट एंड रिसोर्स इज 71.84 मिलियन टन। एंड यू कैन सी हियर हाई ग्रेड 45% से ऊपर जो है वो 60 मिलियन टन है एंड लो ग्रेड जो है वो 11.7 मिलियन टन है। इसको रिसेंटली जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने डिस्कवर किया है। इसके लिए GSI रायपुर को नेशनल जियो साइंस अवार्ड भी मिला था। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखिए, ये इसके लिए रायपुर को डिस्कवरी ऑफ आयरन और इन कबीर धाम एरिया में चिल्फी ग्रुप ऑफ रॉक्स में फर्स्ट टाइम इट वाज रिपोर्टेड दैट आयरन और, सो फॉर दैट डिस्कवरी ऑफ आयरन और GSI Raipur received the National Geoscience Award in 2017 by President of India, the then President of India, that time Mukherjee, Pranab Mukherjee sahab, he was the President of India. ये देख रहे हैं आप लोग, ये अवार्ड का ये कुछ फोटोग्राफ्स है। बाद में प्रेसिडेंट भवन में, राष्ट्रपति भवन में वो डिनर के लिए भी इनवाइट किया था। हमारे रायपुर का टीम है ये पूरा जिनको अवार्ड मिला था एंड आई एम आल्सो वन ऑफ देम। एंड टीम का जैसे हम लोग डिस्कस किए, छत्तीसगढ़ वाज द अर्लियर
सोल टीन प्रोड्यूसिंग स्टेट, अभी तो हरियाणा में भी मिल रहा है तोसाम एरिया में। तो ये मेनली बस्तर में ही मिलता है, दंतेवाड़ा बस्तर डिस्ट्रिक्ट में ही 3 टन मिलता है उधर। और ये आप देख सकते हैं, एक पिक्चर है टीन बेयरिंग पेग्मेटाइट का। ये पेग्मेटाइट वैन है, उसमें टीन है। ये भी आप ये देख रहे हैं कैस्टेराइट, यही है, और है टीन का कैस्टेराइट। एंड बॉक्साइट तो कहीं भी डेवलप हो सकता है। any rock can give, any rock can produce the bauxite, only thing is that it should be alumina rich। तो आपको कहीं पे नाइस में भी बॉक्साइट डेवलप होगा, बेसाल्ट में भी होगा, खोंडालाइट में भी होगा। बट मेनली हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में जो जितने डिपॉजिट्स हैं, अच्छे डिपॉजिट्स जो बॉक्साइट के हैं, वो डेक्कन ट्रैप से ही हुए हैं, बेसाल्ट के ऊपर ही डेवलप हुआ। सो देख सकते हैं आप लोग सरगुजा एरिया में, जसपुर एरिया में, ये सब GSI मतलब work for exploration of bauxite has been done by extensively by Geological Survey of India, सब एरिया में, बस्तर में, जसपुर में, बिलासपुर एरिया। सो काफी बॉक्साइट, पर्टिकुलरली अभी जसपुर एरिया में कुछ काम नहीं हो पा रहा है लोकल डिस्टर्बेंसेस के नाम से। अदरवाइज जहाँ जहाँ डेक्कन ट्रैप्स है, वहाँ पे मिनरल एक्सप्लोरेशन का प्रोग्राम जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का चल रहा है बॉक्साइट एक्सप्लोरेशन के लिए। एंड टोटल रिसोर्सेज 173.75 मिलियन टन हैव बीन एस्टिमेटेड इन छत्तीसगढ़। लाइमस्टोन का तो जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, वाइड स्प्रेड है। आपको तो चांदी लाइमस्टोन कहीं पे भी मिलता है स्टोमोटोलिटिक छत्तीसगढ़ में। एंड ये पूरा जितना सीमेंट प्लांट्स है, चांदी लाइमस्टोन से ही रॉ मटेरियल उनको मिल रहा है। तो मेनली चांदी लाइमस्टोन इज हाई ग्रेड एक्चुअली as far as that cement grade limestone is concerned. Otherwise Jarmuria limestone is also there, and we are also exploring the possibility of getting cement grade limestone in Jarmuria formation. कोल के लिए आप लोग जान रहे हैं कि these are the coal fields located in छत्तीसगढ़। इसमें से कोरबा कोल फील्ड, हसदो, ये सब मांड रिवर, अभी मांड रिवर में अभी भी हम लोगों का काम चल रहा है खरसिया एरिया में। तो these are the coal fields located in the छत्तीसगढ़। अभी हम लोगों का डीपेस्ट बोरहोल करीब 1000 मीटर 995 मीटर तक का गया है ये यहाँ पे मांड रिवर में, खरसिया वाले एरिया में। So deepest borehole in coal field done by Geological Survey of India. So these are the coal fields and resources of minor minerals in छत्तीसगढ़। आप देख सकते हैं कि डोलोमाइट भी यहाँ पे बहुत है, चाइना क्ले, क्वार्ट्जाइट्स, टाल्किस्टिएटाइट, सोपस्टोन, कोरांडम। So ये सब आप ये माइनर मिनरल्स भी छत्तीसगढ़ में बहुत है रिसोर्सेस। So that's all. थैंक यू, धन्यवाद। अभी आप लोग कोई भी कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं। Hello sir. हाँ बोलिए मैडम, प्लीज। Hello sir, I am Pooja Vaishnav sir. I have completed my graduation this year. यस Sir, I just want to ask you, how can we join GSI after graduation, sir? Actually basic requirement, basic eligibility is PG for joining in GSI, Geological Survey of India. As a geologist, है ना, one exam is conducted by UPSC, है ना, संघ लोक सेवा आयोग एक एग्जाम कंडक्ट करता है। उसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो पीजी है एक्चुअली, पोस्ट ग्रेजुएशन। तो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में फिर उसके एग्जाम के थ्रू जीएसआई में सिलेक्शन होता है। और एग्जाम जो है इजी है, पीजी करने के बाद में जो सब्जेक्ट्स आप लोग पढ़ते हैं वही एग्जाम में भी आता है। तो पीजी के बाद ही जो आपको एज ए जियोलॉजिस्ट जीएसआई में ज्वाइन कर सकते हैं।
Good afternoon, sir. हाँ, गुड I am आफ्टरनून, Yashvika Chambrikar. बोलिए। So I want to know about internships and trainings for undergraduate students like us, which we can join. Can you tell me a little loudly, please? I am not getting your voice. थोड़ा जोर से बोलिए ना। सर internships और trainings वगैरह जो कुछ भी conduct होती है तो हम undergraduate students उसको join कर सकते हैं क्या? किसको, किसमें? कोई trainings जो होती है GSI की और हाँ, internship बिल्कुल बिल्कुल। ये तो सब हम लोग का process बीच बीच में हम लोग का ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते रहता है। उसको हम लोग सर्कुलेट भी करते हैं, आपके कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में भी सर्कुलेट होता है। एंड पर्टिकुलरली वो उसमें लिखा रहता है कि कौन सा ट्रेनिंग किसके लिए है। कभी वो रहता है अंडर ग्रेजुएशन के लिए भी होता है, कभी पीजी के लिए होता है, कभी फैकल्टीज के लिए भी होता है। तो ये डिफरेंट वेरियस टाइप ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आर कंडक्टेड बाय जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया फ्रॉम टाइम टू टाइम, बीच बीच में। और अभी तो मेनली हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं, अब कोविड के नाम से। अदरवाइज फील्ड ट्रेनिंग भी होता है हम लोग का। रायपुर ट्रेनिंग सेंटर, यहाँ पे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ से हम लोग फील्ड ट्रेनिंग भी थ्योरी क्लासेस होता है एक दो दिन, फिर बाद में फील्ड ट्रेनिंग भी कराते हैं। Thank you, sir. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून, बोलिए। Sir, I am Sriti Sharma. I have completed BSc from Government Digvijay PG Autonomous College this year. I want to join MSc in Geology. Sir, my aim to become a geologist. I am requested you to kindly give me your advices and guidance to achieve my goals. तो ये तो मेनली यही है कि एक्चुअली यू हैव टू प्रिपेयर फॉर, सपोज यू वांट टू ज्वाइन इन जीएसआई, देन यू हैव टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी एग्जाम, है ना। सो यूपीएससी एग्जाम्स के लिए सब्जेक्ट्स आर सेम, है ना। व्हाट यू हैव स्टडीड इन योर एमएससी, अब वही है कि उसमें आपको यू हैव टू स्टडी लिटिल इन डिटेल एक्चुअली, क्योंकि आपको उसमें अभी एग्जाम से एक तो प्रीलिम्स होता है, देन यू हैव टू अपीयर इन द मेंस, फिर उसके बाद में आपको फाइनल इंटरव्यू होता है। तो प्रिलिमिनरी एग्जाम पहले क्लियर करना है ना। और जियोलॉजी तो आप लोगों ने पढ़ा है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रिलिमिनरी जो एग्जाम होता है उसमें आपको सभी थोड़ा सा जीएस वीएस भी और इंग्लिश का और जनरल नॉलेज का वो सब थोड़ा क्वेश्चन पेपर में आता है, तो वो भी आपको ध्यान देना है। Okay. और अपार्ट फ्रॉम जीएसआई आपको और भी है एवेन्यूज है जो दूसरे निकलते हैं, जैसे एनएमडीसी में है, ओएनजीसी है, तो उसको तो एग्जाम यूपीएससी नहीं लेता, वो ऑर्गेनाइजेशन अपना खुद लेते हैं। जैसे ओएनजीसी अपना एग्जाम लेता है, एनएमडीसी अपना एग्जाम लेता है, सीआईएल ऑल इंडिया लिमिटेड अपना एग्जाम लेता है, तो वो टाइम टाइम में निकलता है, तो उसके लिए आप जरूर अप्लाई कीजिए। सर, सबका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मास्टर्स ही है क्या? हाँ, मास्टर ही है, मेनली मास्टर है। आपको एक्चुअली उसके लिए जो है आपको अंडर ग्रेजुएशन वाले में पोस्ट जो है जेटीए का रहता है, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, तो वो स्टाफ वाला जो है ऑफिसर रैंक में नहीं है। वो मेनली जो जियोलॉजिस्ट का है ऑफिसर रैंक का है वो पीजी का ही है, पीजी ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ओके अदरवाइज सर। प्रोजेक्ट फेलो, प्रोजेक्ट असिस्टेंट, जेटीए जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, ये सब पीएससी के बेसिस में भी होता है, बट उसमें पोस्ट्स कम है। और जहाँ जहाँ ऑर्गेनाइजेशन में जरूरत पड़ता है उन लोग बीएससी का भी लेते हैं इस पोस्ट पे। ओके सर। सर, यूपीएससी के लिए मेनली एमएससी करना ही जरूरी है या एमटेक नहीं नहीं नहीं, कोई भी भी अप्लाई पीजी, कर सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, एनी पीजी, कोई भी पीजी करके, है ना। उसके लिए हम्म, जरूरी नहीं है एमएससी एमटेक करना है या एमटेक 3 साल का करना है ना। कोई भी पीजी जियोलॉजी में पीजी होना है, चाहे एमएससी हो या एमटेक, ऑल आर एलिजिबल। ओके सर। सर, थैंक यू सो मच। Hello, sir. वेलकम वेलकम। Hello, sir. हेलो, Sir, are you getting my voice? हाँ या प्लीज। सर, आईआईटी से एमएससी या एमटेक करने के क्या-क्या फायदे होंगे?
आईआईटी से करने से सर आईआईटी से एमएससी या एमटेक करेंगे तो उसके बाद क्या क्या फायदे मिलेंगे हम लोगों को? हाँ देखिए, सबके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो सेम है। आपको यूपीएससी में देना है तो चाहे वो आईआईटी से हो, चाहे लोकल यूनिवर्सिटी से हो, चाहे कहीं एमटेक किया हो, सबका एलिजिबिलिटी सेम है उसके लिए, यूपीएससी के लिए। जीएसआई के लिए जीएसआई में वो यूपीएससी जो लेता है उसका क्राइटेरिया एनईपीजी, लेकिन आपको आप आईआईटी से करने से एक्सपोजर मिलेगा, वहाँ का एक एनवायरनमेंट मिलेगा, आपको अच्छे फैकल्टीज मिलेंगे, ये सब फायदे हैं उसके। थैंक यू सर। सर एक एग्जाम होता है हाँ। असिस्टेंट जियोलॉजिस्ट का जो सीजीपीएससी कंडक्ट करते हैं, राइट तो वो स्टेट जीएसआई में सर, तो उससे जीएसआई में एंट्री मिलती है या फिर नहीं, वो स्टेट पीएससी का है, उसमें? वो जो है ना स्टेट गवर्नमेंट का है, इसीलिए पीएससी के थ्रू जो जियोलॉजी जाते हैं, यहाँ पे डायरेक्टरेट इन जियोलॉजी एंड माइनिंग है, डायरेक्टरेट ऑफ जियोलॉजी एंड माइनिंग करके है, जो यहाँ पे जियोलॉजिस्ट जो स्टेट गवर्नमेंट के जो जियोलॉजिस्ट हैं वो उसमें जाते हैं पीएससी के माध्यम से। सर तो इसमें जीएसआई में सॉरी जीएसआई में ज्वाइन करने का मौका नहीं मिलता है इसके थ्रू? नहीं, उसके थ्रू नहीं मिलेगा, वो तो जो है ना एक संघ लोक सेवा आयोग होता है यूपीएससी, उसी से होता है जीएसआई। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। तो रमेश सर। हाँ, वन मोर लेक्चर इज देयर ना? हाँ सर। हाँ, तो फिर अगर इफ देयर इज नो क्वेरी देन यू कैन कंटिन्यू दैट लेक्चर। ओके सर। कोई पूछ रहा है सर, मदन साहू हाँ, बोलिए। बोलिए प्लीज। Firstly, I want to congratulate and thank थैंक यू, वेलकम। sir, there will be a vacancy for GSI in next year, sir. It is sure or not, sir? ये वैकेंसीज तो जब रिटायरमेंट और कितना हुआ, कितना वैकेंट है, उसके बेसिस पे मिनिस्ट्री से जाता है एक्चुअली, सो दैट डिपेंड्स ऑन द वैकेंसी पोजीशन एक्चुअली। अभी जैसे इस साल नहीं निकला था, बट लास्ट 5 इयर्स में तो बहुत ज्यादा निकला है एक्चुअली, है ना? सो दैट डिपेंड्स ऑन द वैकेंसी पोजीशन। अभी कितना लोग रिटायर होंगे, कितना खाली होगा, उसके बेसिस में फिर वो पता चलता है। Okay, sir. Thank you, sir. सर हाँ, हेलो। हाँ जी। सर आप कह रहे थे बस्तर एरिया में जो आपका सर्वेक्षण है वो नहीं हो पा रहा है, तो सर इसका कारण एक्सट्रीमिज्म हो सकता है? क्या हो सकता है? एक्सट्रीमिज्म, अभी स्लाइड प्रॉब्लम तो वहाँ तो जानते हैं ना आप लोग, तो है ना बस्तर में जो है ना, बस्तर में जैसे कोई भी मिनरल एक्सप्लोरेशन का काम तो वहाँ ड्रिलिंग करना पड़ेगा, कैंप लगेगा, है ना? तो वो तो एक दिन 2 दिन जाके आने से तो काम नहीं होता ना मिनरल एक्सप्लोरेशन का, है ना? तो इसीलिए वो तो संभव है नहीं अभी के हालात में, है ना? इसीलिए हाँ, इसीलिए बट स्कोप है वहाँ पे काम करने का, बहुत स्कोप है बस्तर। रमेश? हाँ सर। तो सब लोग कनेक्टेड रहिए। देयर इज वन मोर लेक्चर कम डिस्कशन that will be delivered by Ramesh Babu Jalem, our senior faculty member from Geological Survey of India. So Ramesh, हाँ सर। टाइम का इनको क्या ब्रेक देना है और क्यों कंटिन्यू कर दूंगा सर जल्दी। हाँ, तो स्टे कनेक्टेड फ्रेंड्स, अभी नेक्स्ट लेक्चर होगा। आप लोग इम्पोर्टेंट है जियोलॉजिकल मैपिंग कैसे करते हैं वो सब थोड़ा सा